हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग RIMC देहरादून के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 5 जून 2021 को है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। उसी सेशन का ये पार्ट 4 है। अगर आपने इसके पहले के तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप लोग इस सेशन के बाद उन सभी सेशंस को भी देख सकते हो और आगे आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इन जगहों पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा और ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए एक पेड बैच मैंने अवेलेबल करवाए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑनलाइन ऐप बेस्ड आप लोगों के लिए हम एक सेशन लेकर आ रहे हैं। इस सेशन के अंदर 250 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जिस फॉर्मेट में आते हैं उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये जो करंट अफेयर्स के सेशन हो रहे हैं इन सभी के PDF अवेलेबल करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया जाएगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल करना तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप करिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देन आफ्टर आप उसमें इनरोल होकर अपनी स्टडीज को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उनका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। और आप लोग ये जानते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे हम लोग दिसंबर 1 को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली किसी भी डे को सेलिब्रेट करने का मोटो ये होता है कि हम लोग उससे रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि आप लोग जानते हो जो एड्स है वो HIV वायरस की वजह से फैलता है और इसी से रिलेटेड आप लोगों ने ये देखा हो कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है ह्यूमंस की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बेसिकली उस इम्यूनिटी सिस्टम के डिस्ट्रॉय को किस टाइप से एड्स स्प्रेड होता है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो स्प्रेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन रखता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड एड्स डे में एड्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के रूप में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्टिंग फर्स्ट डे 10 डे जो होता है उसे मनाया जाता है दिसंबर के अंदर। तो 1 से लेकर 10 दिसंबर के दिन यहाँ पे नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, वो मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन नागालैंड का जो रिचुअल्स है उनको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया जाता है और यहाँ पे एक बर्ड भी पाई जाती है जिसका नाम भी हॉर्नबिल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप दोनों। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो हम लोग कब मनाते हैं, दिसंबर 2 के दिन मनाते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन एक ट्रेजेडी हुई थी जिसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी। बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को पता है एक गैस जो है यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था फर्टिलाइजर बनाने का, वहां पे लीक हो गई थी और उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। तो बेसिकली वो जो गैस रिलीज हुई थी वो गैस कौन सी थी, तो उस गैस को हम लोग जानते हैं MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से। और इस गैस के ऊपर यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट है उसके नाम के ऊपर किस जगह पे भोपाल में किस तारीख को, तो दिसंबर 2 मिडनाइट को, ये इतना इंपॉर्टेंट रहा है कि आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मैं जो आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ क्या आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट कीजिएगा। ये सेशंस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 24 आवर्स में उसका रिप्लाई जरूर देने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे क्या है, इंडियन नेवी डे जो है हम लोग कब मनाते हैं, दिसंबर 4 के दिन मनाते हैं। तो दिसंबर 4 के दिन हम लोग नेवी डे मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो है ये हम लोग मनाते हैं दिसंबर 18 को, और हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहा है। इसका कारण क्या है, आप लोगों ने सुना होगा रोहिंग्यास के बारे में। उन लोगों को बांग्लादेश ने क्या किया है, एक आइलैंड था जिसका नाम था बसन चहर आइलैंड, वहां पे माइग्रेट कर दिया है। ठीक है, रोहिंग्यास जो है वो म्यांमार से आने वाली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो है, जो कि इलीगली म्यांमार से निकलकर बांग्लादेश, इंडिया और अदर कंट्रीज में सेटल होना चाह रही हैं। ठीक है, तो इन माइग्रेंट्स के लिए भी स्पेसिफिक डेज जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इनके प्रॉब्लम्स वगैरह से लोगों को अवेयर किया जा सके। तो वो इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ह्यूमन राइट्स डे या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। तो ये जो है हम लोग दिसंबर 10 के दिन मनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स आप लोगों के पास कौन कौन से अवेलेबल हैं उसके बारे में लोगों को बताना होता है। ठीक है, आप लोग मुझे एक काम कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे पास राइट्स हैं, ठीक है, वो राइट्स कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो वो कमेंट करके बताइए हमें कि कौन कौन से आर्टिकल में आप लोगों के पास ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे यूनिसेफ डे, इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक, तो इसे कब मनाते हैं, दिसंबर 11 को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1946 में यूनिसेफ का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और ये क्या करता है, अपने हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, बच्चों में न्यूट्रिशन वगैरह के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो इतने सारे नोबल कॉज के लिए ये काम करता है, तो इसकी अवेयरनेस भी लोगों को होना चाहिए। फिर आती है गोवा लिबरेशन डे। ठीक है, गोवा किस दिन आजाद हुआ था, तो गोवा दिसंबर 19 के दिन पोर्तुगीज रूल से आजाद होकर इंडिया का पार्ट बना था। ठीक है, तो उसी को डिमार्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजय दिवस। आप जानते हैं दिसंबर 16 के दिन, क्योंकि इसी दिन 1971 के वॉर में हम लोगों ने उस टाइम के पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट थिंग, हम लोग क्या करते हैं, दिसंबर 27 को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना जो है वो भी एक टाइप का एपिडेमिक ही है। तो इस टाइप के एपिडेमिक अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, उनसे बचेंगे कैसे, उसके लिए जो मैकेनिज्म है, जो वर्क है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो राष्ट्रीय किसान दिवस या फार्मर्स डे, चूंकि आप लोगों ने देखा अभी कुछ टाइम पीरियड से फार्मर्स जो है वो बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। तो फार्मर्स डे जो है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। तो फार्मर्स डे जो है दिसंबर 23 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, जो कि फार्मर्स के लिए ही काम करते थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, आप लोग अगर बाजार से कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं तो आप लोग क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। तो आप लोगों के पास भी कुछ सर्टेन राइट्स अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं सर्टेन राइट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिसंबर 24 को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये तो रही इंडिया की बात। ठीक, क्योंकि इसी दिन इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, जबकि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है मार्च 15 को मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप लोगों को इंडिया में कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स अवेलेबल हैं, तो ये है राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ रेसिड्रल, राइट ऑफ हियरिंग, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 6 राइट्स कंज्यूमर्स के इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी को दिसंबर 25 को हम लोग क्या करते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पे हम लोगों ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे कारगिल वॉर में हम जीते थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके इंपॉर्टेंट टाइम पे देखा गया था।
नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, कोविन एप्लीकेशन। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वैक्सीन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो कोविन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, चूंकि आप लोग जानते हैं कि तेल, पेट्रोल, डीजल के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बार बार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्री से उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में जब हम लोग इनको इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसके ज़्यादा प्राइसेस आपको देने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, उसमें बायोडीजल वगैरह मिला दिया जाए, जैसे कि एथेनॉल को मिला दिया जाए 20%, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा E20 फ्यूल। ठीक है, तो E20 फ्यूल भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे इंपोर्ट करने से। नेक्स्ट थिंग, पहले आपको रामसर साइट्स के बारे में बता चुका हूं कि ईरान के अंदर एक स्टेट था, सिटी था जिसका नाम क्या था, रामसर। वहां पे एक मीटिंग की गई कि भैया इस टाइप के जो वेटलैंड होते हैं, इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको हम लोगों को बचाना है। तो ऐसे ही बचाने के लिए जिन जगहों को नॉमिनेट किया जाता है उन सभी साइट्स को हम लोग रामसर साइट्स कहते हैं। तो इंडिया के अंदर सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है लद्दाख के अंदर, उसको क्या किया गया, इंडिया का 42nd रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन, जकिंद्रा एड्रेंस। ठीक है, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है जकिंदा एंद्रेंस जो हैं, इन्होंने अपने यहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी का पार्लियामेंट में मोशन लेकर आए और ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन हो जाएंगे। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है कि जहां पे कोई पार्लियामेंट जो है क्लाइमेट के लिए इमरजेंसी लेकर आ रहा हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक के सभी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई इंपॉर्टेंटली समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट वगैरह आपको नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक साइक्लोन आया था अभी तमिलनाडु के अंदर, और इस साइक्लोन का नाम क्या है, तो साइक्लोन बुरेवी है। इसके पहले एक साइक्लोन और आया था जिसका नाम है निसर्ग, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आया था। और ये दोनों ही साइक्लोन ऐसे थे, थोड़े दिन पहले निवार भी आया था तमिलनाडु के कोस्ट पे, तो इन लोगों ने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया था। तो ऐसे जो साइक्लोन है वो किन जगहों को अफेक्ट करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, बुरेवी जो था वो जो था तमिलनाडु के अंदर, और निसर्ग जो था वो महाराष्ट्र के अंदर आया था। उसी के साथ साथ जो अम्फन नाम का एक साइक्लोन था वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें तो हाल फिलहाल में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का जो है प्रक्षेपण किया हैदराबाद के अंदर, जो कि ऐसा करने के बाद इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन जाती है यूएस और रशिया के बाद। तो इस टाइप के डिफेंस सिस्टम भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक, उसी के साथ साथ देखेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने अभी क्या किया, डीआरडीओ से कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हैंड ओवर किए। इनमें से एक सिस्टम था IMSAS, जो कि दिया गया इंडिया के नेवल चीफ को, जो कि है एडमिरल करमबीर सिंह। जबकि एक है अस्त्र MK1, एक मिसाइल सिस्टम है जो दिया गया इंडियन एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी को। जबकि एक है बॉस सिस्टम जो कि सर्विलेंस सिस्टम है बॉर्डर वगैरह से रिलेटेड, वो आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावणे को दिया गया। तो बेसिकली आप तो ये याद कर लीजिएगा कि नेवी चीफ कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है और आर्मी चीफ जनरल कौन है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोस्ट आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट 17-8 जो है उसको लॉन्च किया। ठीक, अब इसके अंदर एक शिप था जिसे लॉन्च किया गया, कहाँ पे, हुगली रिवर के अंदर। उसका नाम क्या है, हिमगिरी है। तो बेसिकली हिमगिरी एक शिप है जिसका नाम आपको याद रखना है। इंडियन नेवी ने हुगली रिवर के अंदर इसको लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक नया पोस्ट बनाने की बात की है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा
क्योंकि पहले भी इस टाइप के जब नए पोस्ट बनाए गए हैं तो आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो अप्रूव किया है आर्मी डिप्यूटी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो आर्मी डिप्यूटी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया पोस्ट बनाया गया और पहले पर्सन जो कि ये अचीव करने वाले हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी हैं। तो इनका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हमारे आर्मी के अंदर इस टाइप का कोई नया पोस्ट बनाया गया तो उसके फर्स्ट पर्सन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इंडियन नेवी डे आप लोग जानते हैं 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसी दिन इंडिया और रशिया ने मिलकर पैसेज एक्सरसाइज किया और आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं जितने भी ऐसे डिफेंस एक्सरसाइजेस होते हैं उन्हें सभी को आप लोगों को इंपॉर्टेंटली याद रखना होता है कि किन किन नेशंस के बीच में ये किया गया था। नेक्स्ट थिंग, INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत जो है ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसके अंदर जेट्स वगैरह उतर सकते थे। इसे कमीशन किया जाएगा दिसंबर 2021 के आसपास या फिर जनवरी 2022 के आसपास। तो ये इंडिया का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत स्कीम, सेल्फ रिलायंट स्कीम के थ्रू हम लोगों ने इसको बनाया है और बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। तो INS विक्रांत जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, इनवाइट किया है अपने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को जो कि हैं बोरिस जॉनसन, ताकि क्या किया जा सके G7 समिट को वहां पे ये एडमिनिस्टर करें यहाँ पे गेस्ट के रूप में। ठीक, अब यहाँ पे इंडिया भी एक गेस्ट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हैं वो आते हैं। और बेसिकली यहाँ पे G7 का जो समिट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इसी समिट के टाइम पे ये जो 7 कंट्रीज हैं अब कन्वर्ट हो जाएं 10 कंट्रीज में। तो 3 नए मेंबर्स जो G7 के बनेंगे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया हो सकते हैं। तो ये तीनों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, यूनेस्को ने रिसेंटली क्या किया, सिंगापुर के हॉकर कल्चर को नॉमिनेट किया अपने इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में। जहां पे अगर बात की जाए तो ये जो हॉकर कल्चर था सिंगापुर में रैपिड अर्बनाइजेशन के बढ़ने के कारण आप लोगों को देखने को मिला था। तो जैसे ही सिंगापुर में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ था उसके कारण यहाँ पे एक हॉकर कल्चर आप लोगों के सामने आता है। उसी के साथ साथ बात करें, अभी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी बनुक करीम बलोच, इनकी डेथ हो गई है यहाँ पे। तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, बलूचिस्तान एरिया से। तो इनको आप लोग इजीली देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, इजीली आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो फ्रेंच के कैबिनेट है उन्होंने क्या किया, एक बिल पास किया रेडिकल इस्लाम से रिलेटेड। और यहाँ पे इन्होंने अपने यहाँ पे बहुत सारी इस्लामिक गतिविधियों को सुधारने और चेंज करने से रिलेटेड काम इन्होंने किए हैं। तो इसको लेकर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थे या फिर ये कहा जाए कि जो मुस्लिम कंट्रीज थे उन्होंने फ्रेंच का यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और ऐसे में जो प्रेसिडेंट थे टर्की के रेकेप एर्दोगान, इन्होंने इसे एक ओपन प्रोवोकेशन के नाम दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो फ्रेंच है, फ्रांस ये कंट्री जो है अभी एट प्रेजेंट में लैमलाइट में आया था अपने यहाँ पे मुस्लिम विरोध करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, एक क्रिप्टो करेंसी है। एक तो करेंसी वो होती है जो आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जिसका यूज करते हो, यूटिलाइजेशन करते हो। ठीक है, दूसरी ऑनलाइन करेंसी होती है। तो ऐसे ही ऑनलाइन करेंसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो अब जैसे कि कैश करेंसी आपने देखा USA के अंदर डॉलर के नाम से जानी जाती है, इंडिया में रुपीस के नाम से जानी जाती है, ऐसे ही एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम क्या है, एथेरम। ठीक है, ये जो एथेरम है इसको लॉन्च किया गया, इसका नया वर्जन एथेरम 2.0। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एथेरम क्या था तो आप बताइएगा क्रिप्टो करेंसी था। नेक्स्ट थिंग, चाइना ने क्या किया, सबसे लार्जेस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन
एक्सपेरिमेंटल डिवाइस को बना लिया है जिसका नाम है HL2M टोकोमैक रिएक्टर। ये जो HL2M टोकोमैक रिएक्टर है ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि इसको आर्टिफिशियल सन का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर है ये, तो इसको आर्टिफिशियल सन का नाम दिया गया है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीजों को देखेंगे तो मणिकरण पावर लिमिटेड है जो कि 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी बनाने के लिए। और इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी कहां बनने वाला है? गुजरात के अंदर बनने वाला है, जिसके लिए सपोर्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इंडिया में लिथियम जो है बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है, या यूं कह दो कि ना के बराबर पाया जाता है। लिथियम का यूज हम लोग बैटरी वगैरह बनाने में करते हैं, तो ऐसे में जितनी भी बैटरी वगैरह हम चाहते हैं वो हमें दूसरे कंट्री से ही इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो लिथियम का पहला प्लांट यहाँ पे बनेगा, रिफाइनरी यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट थिंग, पहला ड्राइवरलेस ट्रेन इंडिया में चलाया गया, पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। ये ड्राइवरलेस ट्रेन पहला कब और कहां चलाया गया? तो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो मजेंटा लाइन की मेट्रोज हैं वो बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिक मोड पे चलाई गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेप कहते हैं, इन्होंने अपना यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया। किसे दिया? तो इंडिया के विद्युत मोहन नाम के इंसान को दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे नोटेबल काम किए, जस्ट लाइक बायोमास को अपग्रेड करने का सिस्टम इन्होंने बनाया था, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तकाचार को बनाया था। इन सभी कामों के लिए विद्युत मोहन को जो है यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दे रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे रामानुजन, जो कि मैथमेटिक्स के बहुत ही ज्यादा पाइनियर के रूप में जाने जाते हैं। रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिक्स जो है वो दिया गया डॉक्टर कैरोलिना अराजुओव को। ठीक है, डॉक्टर कैरोलिना अराजुओव को प्राइज दिया गया, रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, जिसे हम लोग ICTP रामानुजन प्राइज के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में देखें, यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को लीजन ऑफ द मेरिट नाम का एक अवार्ड दिया है, तो ये याद रख लीजिएगा। लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड किस कंट्री ने दिया? तो यूएस ने दिया। नेक्स्ट थिंग, जापान की एम्बेसी ने हाल फिलहाल में एक ट्रेन का मॉडल दिखाया है, जो कि मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होने वाला है, जहां पे आप लोग जानते हैं कि बुलेट ट्रेन इंडिया में पहली कहां चलने वाली है, तो उससे रिलेटेड जो ट्रेन होगा वो E5 सीरीज का E5 सीरीज का शिंकनसेन ट्रेन होने वाला है। ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए काम करेगा। 2023 तक यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाने की परमिशन दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया, और इंडिया की अब यहाँ पे रैंकिंग क्या है? 131st रैंक के रूप में इंडिया को यहाँ पे देखा जा रहा है। जबकि वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहाँ पे है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर आपको इंडिया की भी रैंकिंग सुधारनी है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टडीज करने की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, नितिन गडकरी जी, इन्होंने कोलीवर ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। ये जो ब्रिज है सोन रिवर के ऊपर बिहार के अंदर जो है चलाया जाएगा, मतलब बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है कि ओरछा को और ग्वालियर को, ये दोनों ही सिटी कहाँ पे हैं? MP मध्य प्रदेश में है। इनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में हाल फिलहाल में नॉमिनेट किया गया है। देखिएगा, जो ओरछा है ये अपने यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह के लिए फेमस है, जबकि ग्वालियर जो है वो एक फेमस टेम्पल प्लेसेस के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों ही आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्योंकि यूनेस्को के इस टाइप के जब कभी भी कोई मॉन्यूमेंट वगैरह को डिसाइड किए जाते हैं तो उनको आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, त्रिपुरा के अंदर कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही थी ब्रू ट्राइब के सेटलमेंट से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, जो ब्रू है और रेगे ट्राइब्स है, ये त्रिपुरा, असम और मिजोरम के अंदर पाए जाते हैं और इनके सेटलमेंट को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है। रिसेंटली असम के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक बिल जिसमें बोडो को अपने यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो अब असम कैबिनेट का जो लैंग्वेज क्या होगा, ऑफिशियल बोडो लैंग्वेज हो जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड किया गया है, वो 5 लैंग्वेज कौन कौन से थे, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे। कमेंट करके नीचे बता दो तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग कितनी स्टडीज कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर यहाँ पे देखेंगे जो वाराणसी की अन्नपूर्णा देवी की एक मूर्ति थी जो कि ब्रिटिशर्स वगैरह ले गए थे और अब इंडिया में वापस आ रही है कनाडा से, ठीक है। ये जो मूर्ति है ये बनारस स्टाइल में बनी हुई है, एक गॉडेस की है जिनके हाथ में खीर वगैरह अवेलेबल है। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है वापस इंडिया कहाँ से आ रही है, तो कनाडा से वापस आ रही है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 100 किसान रेल जो है वो चलाई, कहाँ से कहाँ तक, तो सनगोली महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल के बीच में चलाई है और इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेल सर्विसेज के रूप में आप लोग जान सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको इजीली सभी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको इन सभी का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और अगर आप लोग ऑनलाइन पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप इंक्वायरी करने के लिए, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में नंबर बता चुका हूं मैं, 7737653468 पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप लोगों को विद इन 24 आवर्स के अंदर इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।